गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट कंपटीशन लेवल का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री। हम लोग बिल्कुल शून्य से, जीरो से, बेसिक से पढ़ते हुए इतिहास को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि आपको पढ़ने और सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इतिहास एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें अच्छे अच्छे कहानी, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इतिहास इंटरेस्टिंग सब्जेक्टों में से एक है। हम जानते हैं इतिहास है क्या, तो छोटे क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं, बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। क्या सच में वही इतिहास है या इतिहास को कुछ और भी परिभाषा है? तो आइए हम लोग जानते हैं इतिहास में क्या अध्ययन करते हैं। तो इतिहास में उस चीजों का अध्ययन करते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, समय के साथ क्या परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या जैसे हम लोगों का पहले आर्थिक जीवन था, क्या वैसा ही अभी आर्थिक जीवन है या उसमें कुछ चेंजिंग आया है। जैसे पहले हमारा सामाजिक जीवन था, क्या वैसे हम समाज में रहते हैं, वैसे ही समाज में रहते हैं। जिस प्रकार पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, पशुओं का खाल पहन के रहते थे, क्या अभी भी हम लोग वैसे ही रह रहे हैं या उसमें कुछ परिवर्तन आया है। हम लोगों का धार्मिक जीवन, क्या जिस तरह हम लोग पहले धर्म को मानते थे, क्या वैसे ही अभी मानते हैं या उसमें कोई चेंजिंग आया है, कोई परिवर्तन आया है। या हम लोगों का राजनीतिक जीवन, जिस प्रकार पहले शासन की व्यवस्था थी, क्या अभी भी उसी प्रकार शासन की व्यवस्था है। तो क्या बदल गया है और क्या नहीं बदला है, इसी का अध्ययन हम लोग इतिहास में कहते हैं। सीधा सीधी कह सकते हैं कि इतिहास में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक निरंतरता या परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास में हम लोग मुख्य रूप से चार चीजों का अध्ययन करते हैं। क्या धार्मिक का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक का अध्ययन करते हैं, आर्थिक का और सामाजिक का। इसमें क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव नहीं आया है। तो हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से इतिहास के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, और पढ़ने में याद रखिएगा, जब कोई अच्छे लेवल की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें धीरे धीरे वो प्रक्रिया में हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक सब कुछ नहीं सीख लेते हैं। एक वृक्ष को तैयार होने में भी कई वर्षों लगता है, तब वो फल देता है। अचानक ही वो देने नहीं लगता है। अगर वो जल्दी बड़ा हो गया है तो वो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने रसायन का प्रयोग करके वो हमारे सेहत के लिए भी सही नहीं होता है। इसी प्रकार कोई भी चीज सीखेंगे हम लोग तो निरंतर सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन रोज सीखेंगे। उससे क्या होता है, आसानी से चीजें हमारे जहन में आ जाती है, हमें याद हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इतिहास। तो हम बात करते हैं इतिहास शब्द का। तो इतिहास क्या है, तो छोटे क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं, बीती हुई घटना या कहानी का अध्ययन इतिहास है। लेकिन जब अच्छे लेवल का शब्दों का चयन करना होगा तो हम लोग अच्छे लेवल की बात करेंगे, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन या निरंतरता का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। सामाजिक, हमारा समाज कैसा है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और क्या हो जाएगा, और आर्थिक। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक निरंतरता या परिवर्तन। इसमें क्या निरंतर चल रहा है, निरंतरता या परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, परिवर्तन का अध्ययन। या तो वो चीज लगातार चल रहा होगा जो पहले से चलता आ रहा है, या उसमें कुछ परिवर्तन हो गया होगा, उसी का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं, हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं, हेरोडोटस।
हेरोडोटस। अगर हम बात करते हैं हेरोडोटस का, तो हेरोडोटस किस देश के हैं? तो ये हम लोग को पता होगा, यूनान के हैं, यूनान के हैं। और इनका एक पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में लाइएगा। तो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हम लोग इतना इतिहास के बारे में जाने। इतिहास क्या है तो कहिएगा सामाजिक। इसमें मुख्य रूप से हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं कि हमारे समाज में क्या परिवर्तन हुआ है, हमारे धर्म में क्या परिवर्तन, क्या जो पहले के लोग जैसा कर रहे थे वही धार्मिक क्रियाकलाप आज भी हुआ है या उसमें चेंजिंग आया है। राजनीतिक, जो हमारे शासन की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था है, क्या वही है या उसमें परिवर्तन आया है। क्या राजा को हम लोग चुन रहे हैं, क्या पहले भी हम लोग चुनते थे या उसका वंशानुगत पद चलता था। आर्थिक, हमारे खाने से लेके पहनने से, सोने से, रहने, सभी के क्रियाकलाप एक आर्थिक क्रिया है। और इसका निरंतर या परिवर्तन, क्या इसमें निरंतर चल रहा है और क्या परिवर्तन हुआ है, इसी का अध्ययन हम लोग इतिहास में कहते हैं। इतिहास के फादर कहलाते हैं हेरोडोटस, और हेरोडोटस यूनान के हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। उम्मीद है कि आपको इतिहास के बारे में ये रोचक तथ्य अच्छा लगा होगा। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट जरूर करते चलिएगा कॉपी में, जिससे आपका इतिहास बहुत अच्छा हो जाएगा। इतिहास को अध्ययन करने के लिए इसे हम लोग 3 काल क्रमों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे को कहते हैं ऐतिहासिक काल। पहला को कहते हैं प्राग, प्राग मतलब पहले, सबसे पहले वाला को प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं और उसके बाद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हम उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो 2500 ईसा पूर्व से पहले होता है। आद्य इतिहास में हम उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक आता है। और ऐतिहासिक काल में हम उन घटनाओं को पढ़ते हैं जो 600 ईसा पूर्व के बाद आ रहा है। इस प्रकार इतिहास के कालक्रम को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास का कालक्रम, इतिहास का कालक्रम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में लोग बांट के जानेंगे। अगर हम बात करते हैं इसका पहला भाग, तो पहला भाग क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक। एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अलग भी लिख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल इसका पहला काल है। इसको कहते हैं प्री, पहले को कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा को कहते हैं आद्य, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसको कहते हैं प्रोटो, प्राग को कहते हैं प्री, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और एक को कहते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड। तो हम लोग इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे को कहते हैं ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और
हिस्टोरिकल पीरियड। हमने बताया प्राग ऐतिहासिक काल में 2500, प्राग में 2500 ईसा पूर्व के पहले तक जो भी घटना हुआ है उसी का अध्ययन करते हैं। 2500 ईसा पूर्व के पहले, इसमें बोलेंगे 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक, और इसमें 600 ईसा पूर्व के बाद, 600 ईसा पूर्व के बाद। तो हम लोग इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में बांटा। एक को कहा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे को कहा आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरे को कहा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व के पहले जो भी घटना घटित होता है उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। खुदाई के दौरान मिले सामग्रियों से इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। इसमें लिखा हुआ है लेकिन लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं है। खुदाई के दौरान जो भी सामग्री मिला है उससे हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। आधे ऐतिहासिक काल में हम लोग लिखित साक्ष्य है लेकिन इसमें पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। खुदाई के दौरान, खुदाई के दौरान, खुदाई के दौरान मिले सामग्री से अध्ययन, सामग्री से अध्ययन। हम लोग खुदाई के दौरान जो जो वस्तु प्राप्त हुआ उसी से अध्ययन करके इसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन लग गया, लिखित साक्ष्य है लेकिन, लिखित साक्ष्य है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। लिखित तो है लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए, पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है। हम लोगों ने 3 बात जाना, यानी इतिहास का अध्ययन 3 तरीके से होता है। या तो खुदाई के दौरान जो सामग्री मिला है उसके अनुसार हम लोग करते हैं, या खुदाई में जो कुछ प्राप्त हुआ वो पढ़ नहीं पाए लेकिन उसका भी हम लोग अध्ययन कैसे करते हैं हम लोग पढ़ेंगे। और एक है लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है और इसे पढ़ा गया है, और इसे पढ़ा भी गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहले भाग को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे को कहते हैं आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरे को कहते हैं ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व के पहले जो भी घटना इसमें घटित हुआ है, क्या समाज का जीवन था, क्या राजनीतिक जीवन था, क्या आर्थिक जीवन था, क्या धार्मिक जीवन था, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आधे ऐतिहासिक काल में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक
के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व के बाद के बारे में जानते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया है। आप लोग नोट कर लीजिए, हम और आगे बताते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करते चलिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, उसको नोट करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। आइए, अब इसमें कुछ कुछ शब्द आपको तंग कर रहा होगा। ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, हम बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाएंगे कि कभी कंफ्यूजन नहीं हो कि ईसवी में क्या है, ईसा में घट क्यों रहा है, बढ़ क्यों रहा है, सभी के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संवत। संवत क्या होता है? तो संवत को वर्ष या साल कहते हैं। संवत का अर्थ क्या होता है? या तो इसको हम वर्ष कह सकते हैं या इसी को साल भी कह सकते हैं, इसी को इंग्लिश में ईयर कह सकते हैं, है ना। तो संवत का मतलब होता है वर्ष या साल। जैसे अभी वर्तमान का हम बात करें तो आज 2024 चल रहा है। आज कितना चल रहा है? 2024। तो क्या सही में ये 2024 जो है वो बिल्कुल सही है? क्या आज के समय में 2024 चल रहा है? मतलब इससे 2024 से पहले कुछ भी नहीं था? तो ऐसा नहीं है। यानी 2024 कब से चल रहा है? जब हम कहीं से जीरो मान के स्टार्ट किए होंगे, तभी तो आज 2024 आया है। 2024 से पहले 2023 होगा, 2020 होगा, 1900 होगा, 1800 होगा, 1600, 1500, 1400, 1300, 100, 2 ईस्वी, 1 ईस्वी, 0 ईस्वी। यानी 2024 आने में कहीं ना कहीं तो जीरो होगा, तभी हम 2024 में पहुंचे हैं। तो कहां जीरो है, कैसे स्टार्ट हुआ? तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा कहानी सुनते हैं। तो जीरो माना गया है। जीरो किसको माना गया है? तो ईसा मसीह के जन्म को जीरो मान लिया गया है। यानी जब ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु का जन्म को जीरो मान के इसका स्टार्ट किया गया है। यानी जीरो किसको माना गया है? तो ईसा मसीह के जन्म को जीरो ईस्वी माना गया है और इसे ईसा संवत कहते हैं। ग्रेगियन कैलेंडर के अनुसार कौन संवत चलता है? ईसा संवत चलता है। ईसा संवत में जीरो ईस्वी किसको माना गया है? ईसा संवत। यहीं से स्टार्ट होता है ईसा संवत, जो सभी देश में लागू है। तो ईसा संवत यीशु मसीह के जन्म को जीरो मान करके और वहीं से गिनती स्टार्ट किया गया। क्या इससे पहले कोई नहीं था? तो हाँ, इससे करोड़ों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले यहाँ सभी लोग चल रहा था, लेकिन लोग अपना अपना तरीका से अपने अपने अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाए थे। लेकिन जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो जीरो ईस्वी में इसी को जीरो मान लिया गया और ईसा संवत कहलाया गया। ईसा संवत क्या है? तो यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म को ईसा संवत माना गया है। ईसा संवत का शुरुआत कब से हुआ है? जीरो से। क्यों किया गया? क्योंकि यही इसी समय यीशु मसीह का जन्म हो गया था। ऐसा बात नहीं है कि इससे पहले संवत नहीं चल रहा था। अगर हम बात करें इससे 57 साल पहले, तो राजा विक्रम के द्वारा एक संवत चलाया गया था जिसे विक्रम संवत कहते हैं। यानी जीरो से पहले भी संवत चल रहा था। कब? 57 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, अगर हम ईस्वी से इधर जाएंगे तो ईसा पूर्व कहेंगे और ईस्वी से इधर जाएंगे तो ईसा की शताब्दी। यानी जीरो से इधर जाएंगे तो एडी कहते हैं, एडी को ही ईस्वी कहते हैं, और इधर जाते हैं तो बीसी कहते हैं, बीसी को ईसा पूर्व कहते हैं। यानी जीरो से अगर हम पहले का बात करेंगे तो पहले को पूर्व कहते हैं, और बाद को हम लोग जीरो के बाद चलेंगे तो इसको एडी, ईसा की शताब्दी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस, यानी ईसा के पहले, और एडी
एनो डोमिनी जो होता है ईसवी ईसा की शताब्दी। तो 57 ईसा पूर्व में देख लीजिए, जब ये शुरू हुआ उससे 57 साल पहले भी संवत चल रहा था, और इस संवत का नाम है विक्रम संवत। यानी इससे भी पुराना संवत चल रहा है, ईसा संवत से भी पहले संवत है। इस संवत का नाम क्या है? विक्रम संवत। और विक्रम संवत राजा विक्रम के द्वारा चलाया गया था। अगर हम बात करते हैं क्यों चलाया गया था, तो राजा विक्रम ने विदेशी शासकों शकों को पराजित किया था, और उसी हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया था। आपसे पूछेगा राजा विक्रम ने विक्रम संवत क्यों चलाया था, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत राजा विक्रम के द्वारा, राजा विक्रम के द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शकों को विदेशी में लोग शासकों में शकों के बारे में पढ़ेंगे, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में राजा विक्रम के द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में राजा विक्रम के द्वारा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चलाया गया। अगर हम बात करते हैं इसके और आगे की बात, तो इसके बाद एक राजा हुए कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में एक संवत चलाया गया जिसको शक संवत कहते हैं। 78 ईस्वी में एक संवत चलाया गया, इस संवत का नाम क्या है? शक संवत। घबराइएगा नहीं, शकों को हराने के बाद विक्रम संवत चलाया, जबकि राजा कनिष्क के द्वारा एक संवत चलाया गया जिस संवत का नाम है शक संवत। और शक संवत राजा कनिष्क के द्वारा राज्याभिषेक यानी राजा बनने की खुशी में चलाया गया। राज्याभिषेक मतलब राजा बनना, तो राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में किस राजा के द्वारा? तो राजा कनिष्क के द्वारा, राजा कनिष्क के द्वारा राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में क्या चलाया गया? राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया। अगर हम बात करते हैं यही शक संवत पे हिंदू धर्म का चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अगन, पूष, पौष, माघ और फाल्गुन आधारित है। यानी जो हिंदी महीना है वो किस संवत पर आधारित है? शक संवत पे। और शक संवत को भारत में 1 अप्रैल 1957 को अपनाया गया। यानी हिंदी महीना जो भी है वो किस पर आधारित है? शक संवत पे आधारित है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद एक राजा हुए चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया और गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत चलाया गया। इस संवत का नाम क्या है? गुप्त संवत। और यह संवत भी चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चलाया गया, यानी राजा बनने की खुशी में चलाया गया। तो गुप्त संवत राजा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कौन संवत चलाया गया? शक गुप्त संवत चलाया गया। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में
इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना हिजारत करते हैं, हिजारत मतलब एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह जाना हिजारत कहलाता है। और 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में 622 ईस्वी में हिजरी संवत चलाया गया। हिजरी संवत चलाया गया। बताइए हिजरी संवत कब चलाया गया? 622 ईस्वी में। क्यों चलाया गया? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब मक्का से मदीना हिजारत कर गए। इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब मक्का से मदीना हिजारत कर गए। या करे थे। यानी 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। इसी की याद में 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। तो हम लोगों ने इतना संवत के बारे में जाना, विक्रम संवत, ईशा संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। हिंदी महीना किस संवत पर आधारित है? शक संवत। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क के द्वारा। क्यों चलाया गया? राजा बनने के उपलक्ष्य में। शक संवत का प्रथम माह चैत्र है। इसे कब अपनाया गया? 1957 में अपनाया गया। हिजरी संवत चांद पर आधारित है, जबकि ईसा संवत सूर्य पर आधारित है। ईसा संवत सूर्य पर आधारित है, हिजरी संवत चंद्र पर आधारित है। और हिंदू धर्म का जो शक संवत है वो भी चांद पर आधारित है। इसीलिए इस्लाम धर्म में जो भी फेस्टिवल, जो भी पर्व त्योहार होता है वो उसका हमेशा, क्योंकि साल में 11 दिन उसमें कम होता है। अगर ईसा संवत में 365 दिन होगा तो इसमें 11 कम कर दीजिएगा तो एक साल में 354 दिन होता है। यानी 3 साल में ये एक महीना पीछे हो जाता है। उसका जो ऋतु, जो मौसम चल रहा है वो बैक मार देता है। इसीलिए इस्लाम धर्म का जो भी पर्व या त्योहार होता है वो सब क्या होता है? वो चेंज होते रहता है, जबकि इसका फिक्स है। हिंदू धर्म का भी चांद पर आधारित है, लेकिन जब ये 3 महीना में 30 से 33 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो एक ही महीना को रिपीट करके मलमास कहते हैं और इस प्रकार उसको बैलेंस बना दिया जाता है। यानी ये भी किस पर आधारित है? चांद पर आधारित है। पूछेगा हिजरी संवत किस पे आधारित है? चंद्र पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है। शक संवत और हिजरी संवत दोनों चंद्र आधारित है, जबकि ईसा संवत सूर्य पर आधारित है। इसमें 365 दिन होता है। इसमें भी 365 दिन ही होता है, क्योंकि इसमें मलमास एक महीना को रिपीट कर दिया जाता है, जबकि हिजरी संवत में 354 दिन होता है। हम लोग और इसका क्लास आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा और मैं क्लास को बेहतर रूप से पढ़ा पाऊँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय।